राज्यसभा की। ध्यान देखिए, राज्यसभा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी व्हाट, राज्यसभा। पिछली क्लास में हमने बात की थी राज्यसभा की। ध्यान दीजिए, हम लोग भारतीय संसद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 5 में। किसमें पढ़ते हैं? भाग 5। आप लोग सभी लोग जानते हो, भाग 5 का नाम है संघ। भाग 5 का नाम क्या है? संघ। और संघ के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं संसद को। और संसद के 2 चैम्बर हैं। हमारी जो संसद है वो कैसी है? द्विसदनात्मक है, 2 हाउसेस हैं, जिसमें एक बड़ा हाउस है जिसका नाम क्या है? राज्यसभा। और दूसरा हाउस है लोकसभा। तो मैंने आपको बताया भारत की, यूनाइटेड किंगडम की, अमेरिका की, यूएसए की, इन सब की जो संसद है वो कैसी है? द्विसदनात्मक संसद है। यानी कि यहाँ पर 2 सदन है। द्विसदनात्मक क्या है? 2 सदन। और हम जानते हैं कि जो संसद होती है, इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि भारत की संसद का निर्माण जो होगा, किससे मिलकर होगा? हमारी संसद में राष्ट्रपति होंगे, अर्थात राष्ट्रपति अभिन्न अंग है संसद का, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं से तो मिलकर संसद बनती है। ये पिछली क्लासेस में बात हो गई थी। फिर हमने आपको बताया था राष्ट्रपति के बारे में, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में, उनके पद के बारे में उल्लेख करता है, आर्टिकल 52। हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में बात होती है आर्टिकल 80 में। और हमने बताया था कि आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की। हमने आपको यह भी बताया था कि जो भारत की संसद है, उसका जो उच्च सदन है राज्यसभा, इसको एक तो हम उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। या इसी को बोलते हैं वरिष्ठ जनों का सदन। वरिष्ठ जनों का सदन। और इस सदन में हम जानते हैं, इस सदन में हम क्या जानते हैं कि जो सदस्यों की कुल संख्या है वो कितनी है? अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। ये अधिकतम है, मैक्सिमम है। लेकिन ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ नहीं है। अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245। कितनी है? 245। और इन 250 में से हम जानते हैं 12 नॉमिनेट होते हैं। तो फिलहाल 12 जो नॉमिनेट होते हैं, अगर आप 245 करंट स्ट्रेंथ को देखें तो 12 नॉमिनेट हटा देंगे तो बचे कितने? 233। कितने बचे? 233। तो भारत की जो राज्यसभा है, उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। 12 सदस्य महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 खंड 3 के तहत मनोनीत होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 खंड 3 के तहत मनोनीत होते हैं, और बाकी 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। याद है सबको? 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब ये जो निर्वाचन होता है, ये कहां से होता है? राज्यों से होता है कि संघ शासित प्रदेशों से होता है? राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों से होता है। तो जो 233 सदस्य आएंगे, बढ़ जाऊं आगे, यहां तक क्लियर है सबको? आपने नोट कर लिया? ये जो 233 सदस्य आएंगे, ये राज्यों से, राज्यों व संघ शासित प्रदेश का भी इसमें हिस्सा है। और उन संघ शासित प्रदेशों में अभी हम जानते हैं कौन से हैं वो? दिल्ली है और पुदुचेरी है। अब इन दिल्ली से जो सीटें आ रही हैं, उनकी संख्या है 3। उनकी संख्या कितनी है? 3। दिल्ली से आ रही है 3 सीटें, और पुदुचेरी से आ रही है 1 सीट। तो 3 और 1 4, यानी कि संघ शासित प्रदेशों से टोटल सीटें कितनी हो गई? 4। और बाकी सीटें कितनी बची? 229। वो कहां से आई? राज्यों से। उनमें से सबसे ज्यादा किस राज्य से सीटें है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती है? 31 सीटें। कितनी है? 31। हमारे उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं? 3। वेरी गुड। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। तो ये सारी बातें हमने की थी। तो कुल मिला के 233 सीटों पर निर्वाचन हो रहा है, जिनमें जिनमें 229 सीटें राज्यों से आ रही है और 4 सीटें आ रही है संघ शासित प्रदेशों से।
और 229+4 यानी 233 ये निर्वाचित हैं, और 12 सीटों पे मनोनयन होता है। जो 12 सीटों पर मनोनयन होता है, यहां पर होते हैं मनोनीत सांसद। क्या होते हैं? मनोनीत सदस्य जो आएंगे। ये किसके द्वारा होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इनको जो मनोनीत करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? 80 खंड 3 के तहत करते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करते हैं वो किस क्षेत्र से हो सकते हैं? विज्ञान, कला, साहित्य व समाज सेवा। यह वह क्षेत्र है जहां से वो सदस्य हो सकते हैं। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज से, यही वो क्षेत्र है जहां से वो होंगे। जैसे हाल ही में लेटेस्ट एक मनोनयन हुआ श्रीमती सुधा मूर्ति जी का। सुधा नारायण मूर्ति, आपको पता है एक आईटी कंपनी है इंफोसिस, उसके चेयरमैन है नारायण मूर्ति साहब। उनकी धर्म पत्नी है और बड़े स्तर पर ये दान करता भी है ना। और अलग अलग मंचों पर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा। बहुत ही सिंपल वुमेन है सुधा मूर्ति जी, काफी अच्छी वक्ता भी हैं, काफी अच्छे इनके विचार हैं, और देश हित में, समाज हित में कार्य करती रहती, महिलाओं के हित में कार्य करती हैं। इवन जो घर में हस्बैंड वाइफ जो फैमिली टेंशन क्लेश, उसमें भी आपने देखा होगा कई बार, मतलब उनकी स्पीच आप सुने यूट्यूब में तो आप देखेंगे, काफी अच्छी महिला है सुधा नारायण मूर्ति जी। इनको हाल ही में राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि जस्टिस कौन थे? सेवानिवृत्त है, अब तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। नाम सुना है? रंजन गोगोई। ये सब कौन लोग हैं? ये उदाहरण दिए मैंने। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कि मनोनीत सदस्य। क्या है ये? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य, ध्यान रहेगी बात। तो जब भी कोई बिल विल आएगा तो ये बिल्कुल अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी कोई बिल प्रस्तुत कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का भी पार्ट हो सकते हैं, यानी मिनिस्ट्री का भी पार्ट हो सकते हैं। हाँ, ये कहाँ वोट नहीं करते? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट। तो ये सदस्य क्या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं? नहीं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं साहब, ये राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं करते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में करते हैं, क्योंकि वहां संसद के सभी सदस्य हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वो मतदान नहीं करते, और किसके चुनाव में करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं। बात याद रहेगी। राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, राज्यसभा की तुलना अगर होगी तो किससे होगी? राज्यसभा की तुलना अगर होगी, भारत की संसद जो है उसकी तुलना अगर होगी तो अमेरिका में किससे होगी? कांग्रेस से। कांग्रेस से होगी। और ब्रिटेन में किससे होगी? पार्लियामेंट से होगी। किससे होगी? पार्लियामेंट। ये हर देश का यूनियन लेजिस्लेचर है। संसद में भी 2 सदन है, यहां पर भी 2 सदन है कांग्रेस में, यहां पर भी 2 सदन। ये बात हो रही है भारत की, ये बात हो रही है यूएसए की, ये बात हो रही है यूके की। भारत में संसद का उच्च सदन हो गया राज्यसभा, जिसको अंग्रेजी में हाउस, सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ये याद रखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अमेरिका में, अमेरिका में इसको बोलते हैं क्या? सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। कई बार सुना होगा सीनेटर, फलाना सीनेटर भारत में आ रहे हैं, फलाना सीनेटर। सीनेटर मतलब जो अमेरिका की उच्च सदन का सदस्य है।
अमेरिका के सीनेट का मेंबर है। तो भारत में तो सांसद महोदय बोलते हैं, राज्यसभा का सदस्य भी सांसद, लोकसभा का सदस्य भी सांसद। अमेरिका में संसद का जो उनका संसद यानी उनका कांग्रेस, संसद का नाम क्या है वहां? अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। तो कांग्रेस में एक अपर हाउस है जिसका नाम है सीनेट, तभी मैंने इसके बराबर पे लिखा है। और इसी को आप जब ब्रिटेन में ले जा लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यस मैडम, क्या हो जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स बराबर सीनेट, सीनेट बराबर राज्यसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन उसका पॉपुलर नाम राज्यसभा है। ठीक, अब वैसे ही निचला सदन भी है। आपको पता है ना निचला सदन तीनों देशों का? बताइए। व्हाइट हाउस किसे बोला आपने? हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति का वो है, भवन। व्हाइट, अच्छा व्हाइट, बहुत अच्छा। तो मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूं पहले। तो क्या है, ये हो गई हमारी लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। पीपल का, पीपल मतलब पीपल का पेड़ नहीं, पीपल मतलब पीपल एक ब्रांड भी है, पीपल एक ब्रांड भी है। मेरी जीन्स उसी की पहनी हुई ना अभी, तो मुझे ध्यान आ रहा है। और पीपल लोगों को भी बोलते हैं, और पीपल का पेड़ भी होता है। पर ये कौन सा पीपल है? लोगों का। सीनेट, सीनेट कौन सा है? उसका क्या होगा नीचे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर हिंदी में लिखे तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि सभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि। कौन सा निधि? प्रतिनिधि सभा। और ये क्या हो जाएगा? हाउस ऑफ कॉमन्स, आम सभा। आम खाने वाला आम नहीं, आम मतलब आम, कॉमन, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हमारी लोकसभा बराबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बराबर हाउस ऑफ कॉमन्स। देखो कितने शब्द है ना जुड़े हुए। लोकसभा लोगों की सभा, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों की सभा, आम लोगों की सभा, ये खास खास लोग होते हैं, लॉर्ड, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ऐसे शब्द लगते थे, लॉर्डशिप, लॉर्ड। हमारे यहाँ लॉर्ड किसके लिए लगता है केवल? और जजों को भी तो बोलते हैं योर लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप। ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए क्या? अंग्रेजी परंपरा से आए शब्द, लॉर्ड, सीनेट और राज्यसभा। हो जाएगा, हो जाएगा क्लियर। लेकिन अंतर है, क्या अंतर है? यस मैडम, यू, परिणीति, नहीं प्रियंका। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं मैक्सिमम? 250। ठीक है, अभी ये भी दिख लेते हैं ना ताकि हमारा और ज्ञान बढ़े। सीनेट में, सीनेट में विकेश तुम यहाँ की ढूंढो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। तुम ढूंढो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। अब बताओ सीनेट में कितनी है? सीनेट की तो बता रखी है कई बार, 100। सीनेट की बता रखी है 100। अरे बता रखा है कि अमेरिका में 50 प्रांत है, पिछली बार ही तो बताया भाई। तुम तो ऐसे बताते हो ना, बोलते ही नहीं कुछ, ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था? 50 राज्य अमेरिका में, और हर राज्य की 2 सीट, तो 50 इंटू 2, 100। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ लोकसभा में तो सीटें चलो ज्यादा है, जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है। यहाँ तो राज्यसभा में भी आबादी के हिसाब से, अमेरिका में आबादी के हिसाब से सीटें, यहाँ पे भले ही आबादी के हिसाब से होंगी क्योंकि ये लोगों का है, तो लोग ही तो कम ज्यादा होंगे, पर राज्य तो हर राज्य का दर्जा बराबर होना चाहिए। हमारे यहाँ आबादी का असर राज्यसभा में भी पड़ता है। उत्तराखंड की 3 है, यूपी की 31 है। जबकि अगर अमेरिका वाला सिस्टम होता तो अगर उत्तराखंड की 3 है तो यूपी की भी 3 है, तो बिहार की भी 3 है, तो गोवा की भी 3 है, चाहे वो छोटा सा है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तो हमारे यहाँ राज्यसभा की कितनी है? 250। सीनेट की कितनी है? 100।
और इसकी कितनी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की विकेश? 300। ढंग से देखा तुमने? हाँ 786 बता रहा है। तुम तो पता नहीं देख भी क्या रहे हो, एक मिनट। जब तक मैं खुद पुष्टि नहीं कर लूंगा मुझे संतुष्टि नहीं होगी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स 786 सीट्स चल रही हैं एट प्रेजेंट। ठीक है चलिए, तो ये है उनकी सीटें, देखो 786। और यहाँ पर देखो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, ये विकिपीडिया में जो खोला है हमने, ये आप देखो किस तरह से वहां पर लोग बैठते हैं। लॉर्ड स्पिरिचुअल बिशप्स, आज बिशप चर्च के जो हो गए, ठीक है ना। फिर लेबर पार्टी के सदस्य हो गए, अपोजिशन पार्टी के हो गए, और पार्टियां हो गई। बिशप्स उनके लिए अलग से सीटें देखो रिजर्व है वहां पे, 25 सीटें देख रहे हैं बिशप्स की। बिशप्स लॉर्ड स्पिरिचुअल आर द बिशप्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड हु सिट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। देख रहे हैं, तो ये सीटें उनके लिए है ना। आज भी उनके यहाँ रिलीजन का काफी स्पेशल रखी है सीटें। तो लॉर्ड्स, लॉर्ड का मतलब ये होता है बड़े खास लोग, या आम लोग नहीं है, खास लोग। तो ये सीटें हैं। अब आ जाइए वापस अपने लोकसभा में आ जाइए। चलिए मैडम बताइए, लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अभी चल रही है 543। तो वो तो पहले बोलती थी, आप दो हटाओ उसमें से एंग्लो इंडियन का। 550। 550 प्लस दो होता था 552। अब दो वाला तो सिस्टम ही हट गया है। लेकिन अभी चल क्या रहा था 545। पर उसमें से वो 545 में से दो वो थे जो एंग्लो इंडियन थे। तो कितने पे सीट इलेक्शन हुआ? 543, 540। चलो भाई, विकेश का दोस्त से पूछा था हमने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं यहाँ, और कितनी सीटें चल रही है इस टाइम उसके पास? 435 है। उनके पास कितनी चल रही है दोनों पार्टियों के पास? वो भी चेक कर लिया करो। और हाउस ऑफ कॉमन्स में तो 600 से भी ज्यादा सीटें। हाउस ऑफ कॉमन्स में देखो हैं 650। और किस पार्टी की वहां चल रही है मेजोरिटी? अभी जो पार्टी आई नई पार्टी, लेबर पार्टी है ना। लेबर पार्टी की सरकार भी चल रही है। तो देख लो जरा सीटें, देख लो कैसे कैसे अलग अलग देशों में। भारत की राज्यसभा में 250 सीटें हैं। अमेरिका की राज्यसभा में 100 सीटें। अमेरिका की राज्यसभा मतलब सीनेट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 786 सीटें चल रही है। ये 786 कोई इस्लाम में शुभ नंबर माना जाता है मेरे ख्याल। 706 इस्लाम में इसको मानते हैं ना, पहले ताबीज वाबीज पहनते थे लोग। 786 का बिल्ला एक पिक्चर में देख। लोकसभा की हमारे 550 सीटें अधिकतम हो सकती है, चल रही है 543। और यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सीटें, और हाउस ऑफ कॉमन्स में ये ब्रिटेन की निचली सदन है, यानी कि ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 650 का आधा, यानी कितना हो गया 325 प्लस 1, 326 सीट चाहिए तो वहां बहुमत मिलेगा। ठीक है, और उससे ज्यादा ही है लेबर पार्टी का। नेक्स्ट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435। इससे कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका में तो संसद का चुनाव ही नहीं होता, अमेरिका में राष्ट्रपति लग चुना जाता है। तो इन 435 में से किसी की भी जो भी सीट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर सरकार का संसद से लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ना कि संसदीय प्रणाली। क्या भारत में मतलब है? बिल्कुल। भारत में 543 में से 273 सीटें जिसके पास होंगी उसका पूर्ण बहुमत होगा। तो बीजेपी इस बार 240 पर टक गई, लेकिन उसके सहयोगियों के साथ वो 293 पे पहुंची हुई है, तो उसकी सरकार चल रही है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? पूरा मैंने आपके सामने रोड मैप तैयार कर दिया। मैंने पूरे अलग अलग देशों का, और बाकी है मैंने नाम लिख दिया ना, भारत, यूएसए और यूके। तो भारत और यूके में कॉमन चीज क्या है भाई विकेश? भारत और यूके को क्या चीज जोड़ती है, क्या चीज कॉमन है हमारे देश में, दोनों देशों में? है, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं मैम ने बिल्कुल सही बोला, संसदीय प्रणाली। विकेश दूसरी बात बोलो, और क्या चीज कॉमन है? सिंगल सिटीजनशिप।
एकल नागरिकता क्या दोनों देशों में कॉमन है। तीसरी चीज बताओ बेटा, आप बताओ तीसरी चीज क्या कॉमन है भारत और ब्रिटेन में। ऑनलाइन बताया कोई, ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते क्लास में, वो केवल सुनते हैं क्या। भारत और ब्रिटेन में क्या चीज कॉमन है। एक नई मैडम आई, उन्होंने बोला कि सर भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। दूसरा विकेश ने क्या बोला, सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पर भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। तीसरा की बात क्या है, तीसरी बात क्या है, अरे भाई दोनों देशों में प्रधानमंत्री का पद है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री होता है भारत में, और अमेरिका में थोड़ा होता है प्रधानमंत्री। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का पद, यहाँ पर भी प्रधान। चौथी चीज, यहाँ पर भी सरकार वही चलती है जो संसद का बहुमत हो, जिसका लोकसभा में बहुमत होगा। तो बोल क्यों नहीं रहे फिर, जब पता है तो काहे के लिए पता है फिर, वो बोल क्यों नहीं रहे। यहाँ पर सरकार चलेगी जब लोकसभा में बहुमत होगा, यहाँ पर सरकार चलेगी जब हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होगा। बहुमत हटा, सरकार गिरी, सरकार गिरी, खत्म कहानी। हाँ भाई, अब और बोलो। सरकार का कार्यकाल यहाँ 5 साल का, यहाँ पर भी सामान्य कार्यकाल 5 साल का। अमेरिका में 4 साल का है, तो बोल ही नहीं रहे। 5 डिफरेंस तो मैंने बता दिए। अब रुक जाओ, अब भारत और अमेरिका के बीच में बताओ सिमिलैरिटी। हाँ प्रियंका, आप स्टार्ट करेंगी, भारत और अमेरिका के बीच में बताइए। एक सेकंड, आप तो बताएंगे, मुझे पता है। हाँ बताइए प्रियंका, कोई सबसे पहले सिमिलैरिटी बताओ मुझे जल्दी। पूरे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी वहीं से हुई। बहुगुणा मैम बताइए, क्या सर लिखित समानता है। संविधान है। वेरी गुड, वेरी गुड, लिखित संविधान। मैंने कहा शुरुआत ही वहीं से हो रही। तो भारत का संविधान भी लिखित है और अमेरिका का संविधान भी लिखित है। चलो ये तो एक बात बोल दी आपने ऑनलाइन। सदन दो बेटा, फिर तो वो तो ब्रिटेन में भी है। फिर ऐसा चीज ना कि जो इन दो में होती है, जैसे राष्ट्रपति। वेरी गुड, दोनों देशों में क्या है, प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ भी इलेक्टेड है इनडायरेक्टली, वहां पर भी इलेक्टोरल कॉलेज। बहुत सही बोला सर ने, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है दोनों भी। नेक्स्ट विकेश, विकेश तो तुम हो, वो क्या है, राकेश, राकेश या विकेश में से बताए। लिखित संविधान हो गया, दोनों देशों में समानता, दोनों देशों में राष्ट्रपति का पद है, संवैधानिक प्रमुख इधर भी है, संवैधानिक प्रमुख इधर भी है। सर दोनों वेरी लोकतंत्र गुड, देश। वेरी गुड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, इधर भी इधर भी। और ब्रिटेन और भारत में क्या हो गया कॉमन, विधि का शासन, वहां से लिया है, यहाँ भी यहाँ भी। हाँ भाई 3 हो गए, 3, 2 और करने हैं हमारे को। 3 हो गए, 2। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी तो बोले। ये वाले बेचारे दिमाग लगा के थक गए यहाँ। हाँ है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है चलो, पर ये लिखित संविधान में ही कवर हो गया वैसे। पर फंडामेंटल राइट्स बहुत ही मतलब एक्सप्लेन्ड फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स इधर भी है उधर भी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और क्या राजनीतिक रूप से समानता देखने को मिल रही है। अब ऐसे मत बोल देना दोनों देश के पास परमाणु बम है। हाँ और बताओ। सर दोनों में उपराष्ट्रपति है। दोनों में क्या है सर उपराष्ट्रपति। देखो दिमाग लगाया उन्होंने, ठीक है, गलत भी नहीं बोल सकते, बताओ हम तो फंस गए ना। बोला आपने बिल्कुल सही, भारत ने उपराष्ट्रपति का पद लिया ही अमेरिका से है। तो दोनों देशों में क्या है, उपराष्ट्रपति है, और हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति है वो। और बड़ी बात यह है कि वो उपराष्ट्रपति, इस बात को भी आप बोल देती तो आपके मतलब ऐसे बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाता, कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अमेरिका में, अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है, सीनेट का चेयरमैन वहां का उपराष्ट्रपति। और हमारा उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का सभापति। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। तो सीनेट की अध्यक्ष कौन है? कमला हैरिस। सीनेट की अध्यक्ष कौन है? कमला हैरिस। जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा वही सीनेट का अध्यक्ष होगा। हमने ये कॉपी बिल्कुल ठीक वहीं से किया है। तो जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। मतलब ये वाला पूरा सिस्टम हमने कॉपी पेस्ट में, तो हम इंडियन माहिर हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो भाई और बताओ। भाई ये लड़का सिर्फ जा रहा है, ये बताइए, आप बताइए, आप बताइए कि क्या क्या और समानता है। जल्दी सोच रहे हैं? अच्छा और बताइए, और कौन सोचेगा? कुछ जुडिशरी से रिलेटेड, कुछ लेजिस्लेचर से रिलेटेड, कुछ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड। अब इसके लिए दिमाग लगाओ कि हमने क्या क्या लिया है अमेरिका से, है क्या स्टेट? ठीक है, तो आप ये बोलना चाह रही हो कि अमेरिका इज द, हालांकि अमेरिका में शुरुआत में ये व्यवस्था थी कि वहां पर वो एक प्रकार का फेडरेशन था। इवन दो इट इज अ फेडरेशन बट द स्टेट्स कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द कंट्री। हमारे देश में भी राज्य जो हैं वो देश से अलग नहीं हो सकते। ऑल्दो वी आर, अब है क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एंड इसमें जो है स्टेट्स दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। राज्य कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बात बोली, समझ में आ गई बात। अब आप मुझे बताइए बेटा, आप राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ये तो समझ में, बच्चों ऑनलाइन समझ में आ गया इतना? ये जो पूरा लिखा रखा है रंग बिरंगा जो आपको चित्र दिख रहा है, ये पूरा रंग बिरंगा चित्र जो आपको दिख रहा है, और ये जी सब सर। कुछ, हाँ ये आप ध्यान से देख लीजिए, इस कोई बच्चा ऐसा ना हो बिल्कुल। हाँ भाई, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव बताया था आपको। राज्यसभा सदस्य, सदस्य, एक सेकेंड, हाँ अभी रुक जाओ, अभी पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। निर्वाचन, हाँ भाई निर्वाचन 80 खंड 4। हाँ कैसे होगा निर्वाचन? क्या बोला मैंने? 80 खंड 4। बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। क्या उनसे सदस्य निर्वाचित या मनोनीत? वेरी गुड। निर्वाचित। इसके चुनाव में वोट कौन डालेगा? राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आने वाला है, बहुत जल्दी तैयार है ना, कोई से भी पूछूंगा। निर्वाचित सदस्य, बहुत बढ़िया। और समझते भी जाओ, याद करते रहो। निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड। जैसे हम उत्तराखंड राज्य में बैठे हैं तो हम उत्तराखंड का ही उदाहरण दे सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 70। यानी 70 निर्वाचित विधायक। यानी ये निर्वाचित विधायक क्या करेंगे? राज्यसभा की सीटों पर क्या करेंगे? वोट डालेंगे। यानी 70 विधायक जो है, 70 के 70 इलेक्टेड है ना, सत्ता पक्ष विपक्ष मिला के। तो ये 70 विधानसभा सदस्य राज्यसभा के चुनाव में मतदान के लिए पात्र है, योग्य। नाउ अब सीटें कितनी उत्तराखंड में राज्यसभा की? राज्यसभा की सीटें हैं 3। तो क्या तीनों पे चुनाव एक साथ होगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा में हमने पहले ही बता रखा है, राज्यसभा में लगा रहता है आवन जावन, आइए जाइए, आइए जाइए। राज्यसभा कभी एक साथ भंग नहीं होती। हाँ राजस्थान वाली मैडम, राज्यसभा कभी एक साथ भंग नहीं होती, लेकिन हर 2 साल बाद इसके कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं? एक मिनट, राजस्थान से पूछा है।
यही तो है, फिर कैसे समझ में आएगा बताओ। हम आगे बढ़ेंगे और आप पीछे का ही नहीं बताएंगे। सर 1/3। हर 2 साल बाद कितने सदस्य रिटायर होते हैं इसके? 1/3। 1/3। कौन बोल रहा है ये? सर मीनू। मीनू। मीनू देखो तुरंत जवाब दे रही है। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 1/3 कितना होता है? 33% के आसपास। तो एक सदस्य का कार्यकाल बैठता है 6 साल। कितना बैठता है? 6 साल। राज्यसभा का एक सदस्य मतलब जो 2024 में आएगा तो 2030 में जाएगा। 6 साल। नाउ जो ये 3 सीटें एक साथ खाली नहीं होती, लेकिन चुनाव किस तरीके से? इसका मतलब हम जनता तो वोट नहीं डाल रही है। लोकसभा में तो अभी हमने वोट डाला ना। अभी लोकसभा में पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान हुआ था ना, पूरे हिंदुस्तान में मतदान हुआ उसका। तो 3 सदस्य हैं, 3 सीटें हैं यहाँ पे राज्यसभा की, और वोट डालते हैं सांसद। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। जनता चुन रही है, लेकिन जनता सीधा नहीं चुन रही है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है विधायक, और वो विधायक चुन रहे हैं राज्यसभा का सांसद। पहली बात तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। दूसरा, क्या ये गुप्त मतदान है? नहीं, इसमें यानी क्रॉस वोटिंग होती है, हुई थी ना क्रॉस वोटिंग। तो ये गुप्त मतदान नहीं है, गुप्त नहीं है ये। क्या राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है? उपराष्ट्रपति का? यस। क्या यहां पर? नहीं। यहां पर क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ती है। पार्टी विप भी उस तरह से यहां पे काम नहीं करता। कई ऐसे मामले आए थे, हिमाचल का मैंने आपको उदाहरण दिया था। फिर ठीक है। तीसरी बात, चुनाव कैसे होता है? एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय जो मत है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, 2 सिस्टम होते हैं चुनाव के जो पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं। एक तो ये सिस्टम, और एक इसका अपोजिट होता है। क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। वो वाला सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो होता है। कौन से चुनाव में? लोकसभा। कौन से चुनाव में? विधानसभा। उसमें क्या होता है? आप वोट देने जाएंगे, आपने वोट दिया, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सीटें मिल गई, सबसे ज्यादा वोट मिल गए, वो विजेता घोषित हो जाता है। चाहे वो कुल मतदान का 10, 15, 20 कितना परसेंट सीट हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इन वाले चुनाव में क्या होता है? एक निश्चित कोटा चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव है, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव है, चाहे राज्यसभा का चुनाव है। यहाँ क्या चाहिए होता है? निश्चित। तो देखो 2 सिस्टम चलते हैं। एक तो ये चलता है जो हम सामान्य, जिसमें हम वोट डालते हैं, उसमें ये नहीं होता कितना कोटा चाहिए। इस विधानसभा में 4000 वोट हैं, तो यहां से जीतने के लिए एक तभी जीत सकते हैं जिसको 2001 मिले हो। पता लगा किसी विधानसभा में, सपोज मैं उदाहरण दे रहा हूं, 100 वोट है, 100 वोट हैं, और एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई। ये अलग अलग पार्टियों के खड़े हैं, बाकी निर्दलीय खड़े हैं। तो यहां पर मिले इसको 40, इसको मिले 20, कितने हो गए? किसी को मिले 10, किसी को मिले 5, किसको मिले 9, किसी को 3। अब इनमें देखेंगे सबसे ज्यादा किसको मिले? ए विजेता घोषित। जा भाई, ये तू बन गया विधायक। कैसे बन गया? क्योंकि टोटल वोट जो है 100 है ना। लोगों ने वोट डाला जितने। अब मान लो 100 लोगों ने वोट नहीं भी डाला हो, 95 नहीं डाला हो, जितने ही डाला हो, जिसने भी डाला, जिसको सबसे ज्यादा मिल गए, जबकि टोटल वैलिड वोट, समझ रहे हैं, और इसका 50% होता है 50। 50 + 1 यानी 51। 51 तो किसी के है ही नहीं, इसके 40 है। मान लो इसके 30 ही होते, बाकी किसी के 20, 18, 15, तो भी ये एक विजेता घोषित। मान लो इसके 20 होते और बाकी किसी के 19, 17, 18, तो 100 में से उसके 20 हैं, तो भी वो विजेता है, क्योंकि बाकी सब में सबसे ज्यादा उसके हैं। तो हमारे यहाँ यही तो होता है, एक एक वोट से जीत जाते हैं लोग, एक एक वोट से जीतते हैं। वो कौन सा चुनाव होता है? पर वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। कौन सा होता है?
जिसमें जनता वोटर यानी लोकसभा के चुनाव में, जो अभी चुनाव हुआ था हाल ही में, विधानसभा का जो 2027 में होगा, जो 22 में हुआ था, इन चुनावों में होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। उसको बोलते हैं अग्रता ही विजेता। अग्रता, अग्रता मतलब जो आगे है। जैसे इन सब में कौन आगे है? ABCD में कौन आगे? ए। तो अग्रता ही विजेता क्या बोलते हैं? अग्रता ही विजेता। इसकी हिंदी ये होती है, अग्रता ही विजेता। और ये होता है एकल संक्रमणीय समानुपातिक व्यवस्था। इसमें ये ड्रामा नहीं चलता। इसमें तो प्रॉपर आपको जो टोटल वोट है उसका 50% +1 लाना ही है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 10 लाख बैठ रहा है तो 5 लाख से ज्यादा आपको वोट चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बनेंगे, वरना फिर चुपचाप बैठ रही। नहीं मिलेगा पहली बारी में तो दूसरी राउंड की वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी। आ रही है बात समझ में? तो इनमें तो जैसे ही हम जाएंगे वहां मतदान देने, यहाँ पे नाम दिखेगा, नाम लिखा रहता है और साइन रहता है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू दिखेगा वहां में, फूल दिखेगा, हाथ दिखेगा, कहीं कहीं पे तो केतली कुतली दिखती है, कहीं पे साइकिल दिखती है ना, और कहीं पे हाथी दिखता है, कहीं पे लालटेन दिखती है। और एक तो वो सरकारी स्कूल होते हैं, क्या होते हैं वो, अंधेरे से तो कमरे होते हैं, ऊपर से बल्ब चल रहा होता है पीला वाला, वो बाबा आदम के जमाने का। अदमा तो कई बार दिखता भी नहीं, मैं तो पहली बार वोट ही गलत डाल दिया था, डालना जिसको था चला गया कहीं और, पी कर गया वगैरह, हो गया सर, हो गया, आ जाइए, है वोट हो भी गया। तो बटन दबाते हैं हम, बटन दबाया, वोट हो गया। तो यहाँ हमारे पे कोई चॉइस नहीं होती कि ले भाई पहले इसको, चल ये ना सही तो फिर ये ना सही तो ये, ऐसा नहीं होता ना। आप सीधा जाएंगे और बटन दबा देंगे, हो गया। ये होता है ये वाला इलेक्शन जो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में क्या है? यहां पर क्या होगा, इनमें क्या होगा, इनमें मान लो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो आए विधायक 1, विधायक 1, विधायक 2, विधायक 3। अब यहाँ पे कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है ABCD, मान लो 4 कैंडिडेट खड़े, विधायक 1 आएगा वो, वोट तो उसका एक ही है, लेकिन वो प्रायोरिटी देगा, बोलेगा ओ हमारी पार्टी कौन सी है, बीजेपी, ओ ठीक है, पहली प्रायोरिटी इसको। लेकिन अगर ये ना जीते तो फिर हम चाहते हैं ये, फिर अगर ये भी ना हो तो ये, और फिर ना हो तो ये। यानी वोट तो उसका एक है, लेकिन यहां उसने क्या दे दी? प्राथमिकता। क्या दे दी? प्रायोरिटी देते। क्या हमें ऐसा ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट इलेक्शन में कि प्रायोरिटी ये बन जाए विधायक, ये ना बने तो ये बन जाए? अरे भाई तुम तो एक बार जाओगे, एक बटन दबाओगे, आ जाओगे, तुमने तो जिसको देना दे दिया। यहाँ इनको क्या होता है, यहाँ इनका एक तो इलेक्शन होता है किसमें, बैलेट पेपर वाला इलेक्शन है। कैसा इलेक्शन है? बैलेट पेपर। और यहाँ होती है प्रायोरिटी सेट। अब मान लो ये दूसरा वाला गया, ये कांग्रेस पार्टी का है, तो ये कांग्रेस वाले को पहले देगा, फिर बोलेगा ये बन जाए, फिर बोलेगा ये, फिर इसको ये। वो बीजेपी वाला था, उसने कांग्रेस को चौथे नंबर पे दिया, और इसने बीजेपी को चौथे नंबर पे दिया भी, है ना? ऐसा कुछ उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो आ रही है बात समझ में? हमें तो नहीं मिलती ऐसी चॉइस। तो ये सब जब होता है तो इसके बाद जो टोटल वोट्स हैं उसका कितना चाहिए होता है हमें? 50% +1। तो ये अलग इलेक्शन है। अच्छा मान लो ये वाला इलेक्शन उसमें होता, लोकसभा विधानसभा, तो टाइम लगता रिजल्ट आने में भी, और कितना कंफ्यूजिंग हो जाता, आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता, आम आदमी तो समझ नहीं पाता। फिर और आरोप लगते हैं ये वाली पार्टी जीत रही होगी और जबरदस्ती इसको जिता दिया, इसने हमारे ले, जो सबसे आगे वही जीत गया, चाहे तुझे 100 में से 10 वोट ही मिले, बाकी किसी को 8, किसी को 6, किसी को 2, किसी को 1, तो ये 10 मिले, ले तू ही जीत गया। तो सिंपल कर रखा है, वरना यहाँ पर भी ये व्यवस्था चल रही थी। लेकिन ये वाली व्यवस्था में वास्तव में जीत क्या होती है, यहाँ होता है कंपटीशन तगड़ा, जहाँ जीतते जीतते भी इंसान कई बार, जब तक वो पूरा उतना 50% +1 पे नहीं पहुंचेगा, क्यों प्रियंका, तब तक तो उसकी कहानी शुरू नहीं होगी। तो ये आ गई बात समझ में? बैलेट पेपर वाला सिस्टम है यहाँ पे, और बैलेट पेपर में आपका वोटिंग होती है। अब इसके बाद जब रिजल्ट आता है ये सब निकल जाता है, लेकिन ये वोटिंग का आंकड़ा कैसे सेट होता है, क्या होता है यहाँ पे बताया था आपको। मान लो उत्तराखंड में चुनाव होना है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपके जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है विकेश, मान लो उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, तो उत्तराखंड में विधायक कितने हैं? 70। उसका विधायकों का मत मूल्य निकालने के लिए हमें 70 को, या मान लो यूपी में है तो 403, हिमाचल में है तो 68,
जिस राज्य में जितना है उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, ये आ गया, यानी कि आ गया हमारे कुल विधायकों का मत मूल्य। क्या आ गया, कुल विधायकों का मत मूल्य। समझ रहे हैं? अब आप इस मत मूल्य को यानी 7,000 को डिवाइड करेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। यानी उत्तराखंड में 3 विधायक हैं राज्यसभा के, मान लो 2 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 2 सीटों के लिए या 1 के लिए हो रहा है, वो तो डिपेंड करेगा जहां पे जितना हो रहा है। उसको डिवाइड कर देंगे, मान लो हमारे 3 है, 3 में से 2 राज्यसभा की सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो 2 + 1 जो भी संख्या है, 3 के लिए हो रहा है तो 3 + 1, 1 के लिए हो रहा है तो 1 + 1। ठीक, इसको आप कर देंगे +1। फिर इसके बाद जो भी आएगा उसमें आप जोड़ेंगे क्या, +1। फिर जो संख्या आएगी उसे आप 100 से भाग दे देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक जो आपको चाहिए मत मूल्य, यानी कोटा। कितना वोट आपको चाहिए टू बिकम द सांसद ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां निकालिए क्या बैठेगा, 7,000 को 3 से भाग दीजिए, है 2 + 1, ठीक है 2,335, ये बोल रहे हो, +1 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना बैठ रहा हो, 100 से डिवाइड कर दो, 2 पीछे जाओ, 23 पॉइंट समथिंग, यानी एक सीट के लिए 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 23 पॉइंट जो भी आएगा तो उसको राउंड ऑफ करके 24, यानी कि एक राज्यसभा सीट के लिए कम से कम कितने विधायक मत दे, 24 दे। इस तरह से निकलती है राज्यसभा की सीट। आ गई बात समझ में? तो करना क्या है आपको, ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना है आपको। तो हेडिंग डालिए 24 ये विधायक हैं कि एक सीट के लिए कम से कम 24 विधायकों का समर्थन हो, 24 वोट पड़े हो 24 विधायकों। तो लिखिए इसमें कहां पहुंचे थे आप पिछली बार, बाकी सब तो आपने लिख लिया था मेरे ख्याल, बस उनकी वोट वैल्यू नहीं लिखी थी। हाँ, क्या नहीं मिले, हाँ फिर दोबारा होगा। ऐसा होता है पार्टियों को पता लग जाता है, मान लो बीजेपी के पास 48 है या 49 है 50 है, तो उन्हें पता है 2 सीट तो हमारी पक्की है, फिर तीसरी सीट के लिए गड़बड़ होती है तो वहां क्रॉस वोटिंग करा देते हैं। क्रॉस वोटिंग का ही वो क्रॉस वोटिंग वही काम आती है। जरा लिखिए इसका फॉर्मूला, लिखिए लिखिए राज्यसभा सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया, ए यू प्रियंका, हेडिंग लिखो, राज्यसभा सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया। लिखिए राज्यसभा चुनाव में संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। कभी विधान परिषद लिखा आ जाए तो मना कर देना, काट देना, विधान परिषद तो सभी राज्यों में है भी नहीं। विधानसभा सॉरी राज्यसभा चुनाव में संबंधित राज्य की, संबंधित क्यों लिखा है बेटा मैंने, भाई जिस राज्य की राज्यसभा सीट खाली हो रही है उसी राज्य, ये थोड़ा ना कि उत्तराखंड की सीट खाली होगी राज्यसभा की और बिहार के विधायक वोट डाल रहे हैं, वो थोड़ा डालेंगे, उत्तराखंड के ही विधायक वोट डालेंगे। है बोलो शुरू से, बोलो शुरू से, क्या लिखा है, विधानसभा के राज्यसभा चुनाव में संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। दूसरा, इस चुनाव में नामांकन दाखिल करने हेतु, इस चुनाव में नामांकन दाखिल करने हेतु यानी अपना नाम देने के लिए, याद है राष्ट्रपति में कितने सदस्य चाहिए थे मिनिमम, 50 50 100, और उपराष्ट्रपति में 20 20, यहां पर केवल 10 सदस्य दाखिल करने हेतु न्यूनतम
10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सदस्यों का निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सदस्यों, ये लिखा है सदस्यों का निर्वाचन ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार समानुपातिक, कोई किताबें समानुपातिक लिखती है, अनुपातिक एक ही मतलब है उसका, हाँ एक ही मतलब है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समा मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, के अनुसार एकल संक्रमणीय, ये शब्द याद कर लो, एकल संक्रमणीय, ये लिखा है एकल संक्रमणीय मत, ये वाला एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, ये जो लिखा है, लिख दिया, आगे बढ़िए। स्टार पॉइंट, मतदाता एक ही वोट देता है, मतदाता एक ही वोट देता है, मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जाता है या वोट दे सकता है। मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था वो चाहे तो बाद में बना लेना, ये वाला, ठीक है, विधायक 1 2 3 और ये ऐसी प्राथमिकता बाद में बना लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीतने के लिए वरीयता के वोटों की, वरीयता मतलब क्या होती है, प्रायोरिटी, जीतने के लिए वरीयता के वोटों की एक निर्धारित संख्या, निर्दिष्ट संख्या बोलते हैं, जीतने के लिए वरीयता के वोटों की एक निर्धारित या निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है। जीतने के लिए पहली वरीयता के वोटों की एक निर्धारित संख्या की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, यदि पहले दौर की गणना में, यदि पहले दौर की गणना में, पहले दौर की गणना में, यदि पहले दौर की गणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित संख्या प्राप्त नहीं होती, तो पता है आपको क्या होगा, दूसरे दौर की गणना होगी। यदि पहले दौर की गणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित संख्या प्राप्त नहीं होती, तो दूसरे दौर की गणना, तो दूसरे दौर की गणना कराई जाती है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए वोटों का गणित, मैथमेटिक्स ऑफ वोट्स, लिखिए इसमें वोटों का मूल्य बराबर, वोटों का गणित हेडिंग है, वोटों का मूल्य बराबर,
यानी वोटों का मूल्य किसके बराबर होगा? वोटों का मूल्य बराबर होगा, भी बताया, उस राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनको 100 से इंटू करना है। तो लिखिए वोटों का मूल्य इज इक्वल्स टू निर्वाचित विधायकों की संख्या बराबर, समझ रहे हो ना, ऐसा साइन लगाना है। वोटों का मूल्य बराबर निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 100। यूपी वाले 403 इंटू 100, उत्तराखंड वाले 70 इंटू 100, राजस्थान वाले अपना खुद देख लें, और अलग अलग राज्य वाले अपना खुद देख लें। जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके बराबर उनका इंटू 100। चलिए अब लिखिए जीत के लिए कोटा इंटू 100, उसके बाद नीचे लिखो ना, अभी फॉर्मूला बना रहे हो उसका, चिंता क्यों कर रही हो तुम? देखो फॉर्मूला बनेगा जीत के लिए कोटा, जीत के लिए कोटा बराबर, यानी यही वाला साइन इक्वल्स टू वोटों का मूल्य, वोटों का मूल्य ऊपर लिख दिया ना, यानी कि 403 इंटू 100 सीमा जी के लिए, आप लोग के लिए 70 इंटू 100, वोटों का मूल्य बाय उसके नीचे सीट संख्या, जितनी सर सीटें, फिर से बोल दे। फिर से बोल दीजिए, फिर से यह है जीत के लिए कोटा बराबर वोटों का मूल्य जीत के लिए कोटा इज इक्वल्स टू वोटों का मूल्य डिवाइडेड बाय, क्या बोला मैंने नीचे शब्द, सीट संख्या, मतलब कितनी सीटों पे आपको खाली है, सीट संख्या, मतलब मान लो एक सीट खाली है, दो सीट खाली है, +1। ये सीमा जी लिखो, अब मैंने बोर्ड में लिख दिया आपके लिए, लिखो वोटों का मूल्य, वोटों का मूल्य तो पहले लिख दिया ना, निर्वाचित विधायक इंटू 100 डिवाइडेड सर बाय, लिख दिया सर। डिवाइडेड बाय सीट संख्या, इसको वैकेंसी भी लिख सकते हैं, कितनी सीट पे वैकेंसी है, +1, +1, जो संख्या आएगी उस पे +1, जो संख्या आएगी उस पे +1। तो एक बहुत बड़ी संख्या आती है, अब वो इतनी बड़ी होती है इसलिए उसको 100 से भाग दे देते हैं, फिर जो आता है उसको राउंड ऑफ करके उतने विधायक हमारे निकल जाते। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये याद रखना है, इसको बंद कर दो एक डिब्बे में ताकि उड़ ना जाए। हाँ, जब ये आ जाएगी संख्या, मान लो मैं लिख देता हूं x, वो बहुत बड़ी संख्या आएगी ना, x डिवाइडेड बाय 100, वरना वो बड़ी इतनी हो जाएगी, जैसे यूपी जैसे राज्य में हम करने लग जाएंगे, तो 403 इंटू 100, और फिर वहां मान लो 10 विधायकों के लिए निकालना, जरा जरा यूपी का निकालना, मान लो यूपी में 10 विधायकों की सीट होनी है, 403 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीट संख्या, मान लो 10 सांसद की खाली है, +1 कितनी आएगी? निकालो तुम मैथ्स वाली मैडम हो। यूपी में हुई थी ना अभी राज्यसभा की सीटें खाली, तो 403 इंटू 100 टोटल आ रहा, टोटल फाइनल, हाँ डिवाइड कर दो, कितना 37, तो हाँ, तो 37, तो यूपी में कितने विधायक है बीजेपी के? हाँ, तो उस हिसाब से आप सोचो उतनी सीटें उन्हें मिलेंगी, जैसे 36 एक बारी में आ गई तो वो एक एक सांसद के लिए, अगले 36 दूसरे सांसद के लिए, एक वैल्यू एक ही सांसद के लिए जाएगी ना, ऐसे 36 करके वो जीतेंगे। फिर जो कम पड़ जाते हैं वो दूसरे वाले पार्टी सपोर्ट मांगती है दूसरी पार्टी का, और वो इस तरह से अपनी सीटें फिल कर देती। याद रह जाएगी बात? चलिए फिर अब आ जाइए हेडिंग। अच्छा एक और पॉइंट लिख देना, राज्यसभा का गठन, पहली बार लिखो राज्यसभा का गठन, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, स्टार पॉइंट है, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।
3 अप्रैल 1952 को हुआ था एवं इसकी पहली बैठक प्रथम बैठक पता है किसी को? तेरह मई 1952 को हुई थी। पूर्ण विराम। दूसरी बात, राज्यसभा में संचालन, सदन संचालन के लिए पीठासीन अध्यक्ष कौन होता है? पीठासीन अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और एक राज्यसभा सेक्रेटरी सचिव भी होता है। तो अध्यक्ष तो हो गए हमारे उपराष्ट्रपति, जिन्हें हम सभापति साहब बोलते हैं यहाँ पे, सभापति, ऑनरेबल चेयरमैन, जिनका कार्यकाल कितना होता है? लगभग 5 साल ही होता है सामान्यतः, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में 5 साल, तो यहाँ पे भी 5 साल। और वो इस सदन के सदस्य भी नहीं होते। सदस्य है क्या वो? ना, बाहर के। उपाध्यक्ष तो सदस्य होता है, हरिवंश नारायण सिंह है, और ये होते हैं किसी भी पार्टी से। अभी कौन है? जेडीयू से हरिवंश नारायण। ये तो मैंने लिखा है अभी, है ना आपको? हरिवंश नारायण सिंह। और सेक्रेटरी आपको गूगल पे मिल जाएगा, कौन है इस टाइम सेक्रेटरी? सचिव। चलिए, लिख दिया आपने? बच्चों याद हो जाएगा? राज्यसभा हो गई पूरी। अब पूरी, अभी शक्तियां हम पढ़ेंगे राज्यसभा की जब हम लोकसभा भी पढ़ चुके होंगे, तो दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे कि कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज को जनरेट करती है राज्य सूची के विषय में। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 वाली शक्तियां हम बाद में पढ़ेंगे। एक सेकंड। हेलो हेलो, कोई ऑफर नहीं चाहिए हमें अभी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाइए। पता नहीं कोई नए नए ऑफर लाते रहते हैं, ये लोन ले लो, ये ले लो, क्यों ले लो भाई। चलो आगे बढ़ जाइए। अब हेडिंग डालेंगे लोकसभा। अब अपने हाउस, जो हमारा अपना हाउस है, वो तो राज्यों का हाउस है, ये हमारा अपना हाउस है लोगों का। जैसे मैं लिख रहा हूं पूरा वैसे लिखेंगे, हाउस ऑफ पीपल, और नीचे लिख देंगे आर्टिकल 81 पे है, 81। सर हाँ जी, सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे जो राज्यसभा से जो मतलब जो खड़े होते हैं ना, हाँ सदस्य, मतलब जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, वो हाँ, राज्यसभा मतलब वो जो है उसी स्टेट के खड़े हो सकते हैं, मतलब कोई और स्टेट के भी खड़े हो सकते हैं उसके लिए? देखो पहले तो ऐसा था कि उसी स्टेट के होने चाहिए थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी पार्टीज जो हैं दूसरे स्टेट के लोगों को भी खड़ा कर रही हैं। हमारे उत्तराखंड में जो थे, बाहर के एक सदस्य थे, आपको याद होगा, हमारे उत्तराखंड में एक कौन थे, तरुण विजय नाम है उनका, क्या है? पहले अभी कौन है हमारे उसमें? एक तो अनिल बलूनी थे, वो भी चले गए, वो तो लोकसभा के बन गए। तो पहले ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को चेंज किया था। इसके ऊपर काफी डिबेट रहा कि क्या राज्यसभा का सदस्य उसी राज्य का होना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था नहीं रही बाद में। जैसे आपने नाम सुना होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम के नहीं है, लेकिन वो असम से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल आप ऑल इंडिया से कहीं से भी रह सकते हैं। अच्छा, कुछ हेडिंग डालिए लोकसभा।
लोकसभा। अब देखिए लोकसभा की हम जब बात कर रहे हैं तो लोकसभा संसद का कौन सा हाउस है? निचला सदन। लोकसभा को हम पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलर हाउस। लोकसभा को हम भावनाओं का सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावनाओं का सदन। यानी क्या, क्यों लिख रहे हैं ऐसे नाम इसके? पॉपुलर हाउस, यानी कि पॉपुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन। दूसरा क्या बोलते हैं? इसको भावनाओं का सदन कहते हैं। अगर आपको भारत के लोगों की भावनाओं को जानना है तो कहां जाइए? लोकसभा। क्योंकि भाई लोगों की भावनाएं, लोगों का इमोशंस अटैच है लोकसभा के साथ। क्यों? क्योंकि भाई ये लोगों का सदन है। यहां पर जनता भी, अभी राज्यसभा में सांसद बनना मुश्किल है। अमूमन राज्यसभा का मुश्किल क्यों है? क्योंकि पढ़ा लिखा उस तरह का व्यक्ति, थोड़ा शिक्षित, फिर इतना निर्धारित कोटा पार करो, यानी पार्टी वार्टी सब आपके साथ होने चाहिए, पूरा तामझाम। लोकसभा में वोट कौन डालता है? जनता। और जनता बहुत भोली होती है। जनता को वादे उदे करके, ये इधर उधर की बातें करके, तो जनता यहाँ पर भेजती है। लोकसभा में किस्मत भी काम करती है ना? तो यहाँ पर भेजती कौन है? जनता। जनता मतलब कोई व्यक्ति आपको लगेगा जीत रहा है, 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 वही हार जाएगा। इस बार का अयोध्या का इलेक्शन आपको याद होगा। अयोध्या में किस प्रकार से एकदम से जो कैंडिडेट ये मान के चल रहा था कि भाई मैं तो जीतूंगा ही, राम मंदिर भी बन गया, अब तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी हवा रही, पूरी दुनिया भर में। और वहीं से जो बीजेपी के सांसद हैं वो हार गए। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो लोकसभा होती है भावनाओं का। कभी भावना इधर उधर हो गई, कभी वोट कम ज्यादा हो गया, फिर बहुत से काम फैक्टर काम करते हैं। जाति, धर्म, कई मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे। तो लोकसभा जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, ध्यान रखना। हमारे लिए लोकसभा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है, भावनाओं का सदन है। शक्तियों के मामले में राज्यसभा की तुलना में तो कुछ मामलों में राज्यसभा को शक्ति है, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन करना, या फिर आप राज्यसभा की सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। लेकिन विकेश, लोकसभा की क्या पावर है? सरकार का बनना बिगड़ना किस पे तय करता है? दूसरी बात, जो मनी बिल है वो कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा। यानी लोकसभा और राज्यसभा में कई बार आपको पता है कि जब मामलों में डेडलॉक की स्थिति बनती है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों हाउस का, अनुच्छेद 108 के तहत। लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से लोकसभा कई मामलों में आप देखिए एक अपर हैंड रखती है। किसके ऊपर? राज्यसभा के ऊपर। हालांकि दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। वो हाउस बनना इसीलिए लोकसभा ही लोकसभा बनाते हैं, राज्यसभा इसलिए बनाई है ताकि बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही विचार के बाद, बहुत ही चर्चा के बाद कोई भी कानून चलो। तो लोकसभा के बारे में ध्यान रखना है आपको। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। लोकसभा को हमने तो बोल दिया, और लोकसभा के बारे में हमने ये भी जाना, पर ये पहली बात ये है, लोकसभा के लिए पहली बार जो चुनाव हुआ था भारत में, आपको पता है कब हुआ था? भाई लोकसभा में तो चुनाव होता है ना प्रॉपर। कब हुआ था पहली बार भारत में लोकसभा का चुनाव? 1951-52। वो पहली लोकसभा थी हमारी, याद रहेगी बात। लोकसभा का जो पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1951 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 51 के लास्ट में करा लिया गया था हिमाचल के कुछ इलाकों में वोटिंग, क्योंकि भाई बर्फ बर्फ पड़ जाती है। भाई जब पहाड़ी राज्य है वहां ये भी देखना पड़ता है निर्वाचन आयोग को, बर्फ बर्फ ना पड़ जाए। जैसे फरवरी में उत्तराखंड के चुनाव होते हैं लगभग फरवरी मार्च, तो बर्फ बर्फ का ध्यान रखना पड़ता है। भाई दूरस्थ क्षेत्रों में कैसे जाएगी पोलिंग पार्टी? तो इलेक्शन करा लिए गए कुछ क्षेत्रों में, बाकी पूरे देश में 52 में हुए, तो 51-52 लिखते हैं। तो आपको वर्ष अगर सिंगल वर्ष पूछे तो क्या बोलोगे? 52, 1952। तो लोकसभा के चुनाव हुए इसमें, और पहली लोकसभा का गठन हुआ। कौन सी पहली लोकसभा? नेहरू जी वाली। प्रधानमंत्री कौन थे? और जो अभी नवगठित है, अभी जो है नवगठित, उसका चुनाव कब हुआ? 2024। और ये कौन सी लोकसभा है? ये है 18वीं।
मोदी जी वाली। पांच साल के लिए होती है लोकसभा। यानी अब तक हम कितनी लोकसभा देख चुके हैं? 17 देख चुके हैं, 18वीं देख रहे हैं। तो 18वीं लोकसभा चल रही है। नाउ लोकसभा में जो है इसका किस तरह से हम चुनाव कराते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया गया है। हमने पूरे हिंदुस्तान को ऐसे समझो जैसे वो होता है ना हमारे पास जाला, जाल होता है ना, नेट। पूरे हिंदुस्तान को हमने टोटल बांट रखा है कुछ खंडों में, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान संख्या 543। यानी पूरा भारत कितने भागों में बांट रखा है? वैसे भारत बट रखा है एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो क्या, राज्यों में। भाई सबसे ऊपर है कौन? सबसे ऊपर है देश, देश से नीचे आएंगे तो राज्य, राज्य के बाद आएंगे तो मंडल, मंडल में आएंगे तो जिले, तहसील। ये सभी तो है सिस्टम। हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर? हम बात कर रहे हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी का, लोकसभा की सीटों का। पूरा हिंदुस्तान जो है इस समय कितनी सीटों पर है? 543। जबकि संवैधानिक प्रावधान ये बोलता है कि अधिकतम सीटें अभी फिलहाल लोकसभा में कितनी हो सकती हैं? 550 प्लस, ध्यान से देखिए, 2 हो सकती थी। लेकिन यहां पर क्या चलता था? 550 नहीं चलती थी, कितनी चलती थी? 543, और चलती थी +2, तो सीटें हमारे पास आती थी 545। ये जो मैं +2 लिख रहा हूं, अब इसका कोई मतलब, ये सीटें होती थी आरक्षित लोकसभा में। फिर राज्यसभा में तो हमने पढ़ा सर कि वहां पर 12 सीटें आरक्षित होती हैं नॉमिनेशन के लिए। 12 सीटों पर राष्ट्रपति नॉमिनेशन कर सकता है। लोकसभा में भी राष्ट्रपति नॉमिनेशन कर सकता था पहले, लेकिन अधिकतम कितनी सीटों पर? 2 सीटों पर। वो जो 2 सीटें थी वो आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ और ये सीटें इनके लिए आरक्षण वाली क्या कर दी गई। यानी आज की डेट पे ना तो विधानसभाओं में अब ये सिस्टम रहा, और ना लोकसभा में इस तरह के मनोनयन का कोई सिस्टम रह गया। इस तरह के मनोनयन का, नॉमिनेशन का कोई सिस्टम नहीं रहा। तो अब जो सीटें रह गई प्योरली, वो ये रह गई 550। लेकिन 550 में से ही सीटें कितनी चल रही हैं? 543। 7 सीटें क्या चल रही है? खाली चल रही। क्या चल रही है? खाली। राज्यसभा में कितनी सीटें? 250। चल कितनी रही है इस समय? 245। तो वो 245, अगर हम 5 राज्यसभा की 250 को देखें तो वास्तव में 250 में से 12 अलग हैं, 238 अलग है। तो 12 तो पूरी जा रही है, 238 में ही 5 सीटें कम चल रही है। तो ओवरऑल 250 में 5 कम चल रही है। यहां पर 550 में से 7 सीटें कम चल रही हैं, तो 543 चल रही है, और 2 वो भर्ती थी तो 545। अब वो 2 वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, तो केवल सीटें कितनी हो गई? 543। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो 550 सीटें हैं, संविधान में अभी प्रावधान है, ये आगे चेंज होगा भी। अगर इसे करती है सरकार तो नई संसद बनाती है, देखेंगे, अभी बहुत कुछ बदलना है। अभी ध्यान रखें, 550 में से 530 सीटें अलग कर दीजिए और 20 सीटें अलग कर दीजिए। ये याद रखना है आंकड़ा। क्या बोला मैंने? टोटल 550 सीटें हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, हटा दो। अब कोई मतलब नहीं है, एंग्लो इंडियन का कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था? 550 सीटें होती थी। इन 550 में से 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित पूरे देश में, 47 सीटें एसटी के लिए, ठीक है, प्लस 2 सीटें, ये प्लस है, ये तो इन्हीं में है, प्लस 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए। तो एससी एसटी और एंग्लो इंडियन की सीटें होती थी। एससी और एसटी की आरक्षित सीटें, और एंग्लो इंडियन के लिए होना है नॉमिनेशन, मनोनयन। आरक्षण और ये मनोनयन, ये हर 10 साल बाद खत्म हो जाता है।
यानी जो एससी के लिए 84 सीटें हैं वो 2000 क्या चल रहा है 2029 तक के लिए। फिर 2029 में संविधान का संशोधन होगा और सरकार उसे बढ़ा देगी, क्योंकि ये शुरू में 10 साल के लिए ही है। अब आगे बढ़ाया जाता है इसे हर 10-10 साल में। 95 अमेंडमेंट जो हुआ था, 95वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इन सीटों को 2019 तक के लिए बढ़ाया गया, 20 तक के लिए। फिर 20 में खत्म होने वाली थी, तो 2019 में मोदी सरकार ने किया संशोधन, अब इन्हें बढ़ा दिया गया है 2030 के लिए। फिर 2029 में संशोधन होगा, फिर बढ़ा देगी। ऐसे ही एससी एसटी की सीटें का आरक्षण बढ़ता रहता है 10 साल, और एंग्लो इंडियन का भी बढ़ रहा था 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल। तो आखिरी एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटों का जो मनोनयन वाला सिस्टम है कब हुआ था? 95 अमेंडमेंट से, 95वें संविधान संशोधन। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन आया। उस 104 वाले ने एससी की सीटों को तो नहीं छेड़ा, आरक्षण बढ़ा दिया। एसटी की सीटों को भी नहीं छेड़ा, आरक्षण बढ़ा दिया। एंग्लो इंडियन की सीटों को उसने साफ कर दिया। एंग्लो इंडियन अब कोई जरूरत भी नहीं रहेगी एंग्लो इंडियन। ये तो तब था ना कि जब अंग्रेज, कोई पुर्तगाली, कोई डच भारत में इतने यूरोपीय, उनके भारतीय महिलाओं के साथ शादी वादी होती थी उनके बच्चे। अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और दूसरा रास्ता आप पे इलेक्शन का है, आप इन सीटों पे इलेक्शन हो सकते हो। तो ये व्यवस्था अब देश में क्या हो गई बच्चों? खत्म हो गई है। ध्यान रखना, 104वें संविधान संशोधन से एससी की सीटें तो बड़ी मतलब एससी की सीटें 84 है रिजर्व, वो रहेगी। एसटी की सीटें 47 है रिजर्व, वो रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो एंग्लो इंडियन सीटें हैं वो अब मनोनयन वाली। तो अब सीटें कितनी बची टोटल? 550। लेकिन 550 में चल कितनी रही है? 543। 543 में से ये 84 शेड्यूल कास्ट से आते हैं जो रिजर्व्ड है ही, और भी आ सकते हैं शेड्यूल कास्ट से। जनरल सीट पे भी, जनरल सीट पे तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इन 84 सीटों में कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें केवल शेड्यूल कास्ट ही चुनाव लड़ेगा। और इन 47 सीटों में कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता, इसमें केवल ट्राइबल एसटी ही चुनाव लड़ेगा। बाकी जनरल तो जनरल होती है, उसमें सभी चुनाव लड़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई मुस्लिम, कोई फलाना जाति, मतलब जाति तो है, धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतनी सीटों पे मुसलमान ही आने चाहिए। ऐसी बात चल रही है आजकल, लोग बोल रहे हैं कोई मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व कर दो और इनके लिए सीट रिजर्व कर दो। पर जातिगत रिजर्वेशन है, धार्मिक आधार पर कोई रिजर्वेशन है नहीं। समझ में आ रही है बात? अब जो 530 सीटें हैं ये आती है राज्यों से। कहां से आती है? ये राज्यों से आती है। और 20 सीटें आती है संघ शासित प्रदेश। कहां से आती है? तो भाई संविधान में साफ स्पष्ट है कि राज्यों से अधिकतम जो सीटें आ सकती है वो कितनी आ सकती है, और संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम सीटें आ सकती है वो कितनी आ सकती है। तो 2019 तक में क्या चल रहा था? राज्यों की लगभग लगभग सारी सीटें आप देखिए फिल चल रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य जो था, क्योंकि हमें पता है हमारा कुछ एरिया पाकिस्तान के पास है, और वहां की वजह से बड़ी गड़बड़ी है। पाकिस्तान के पास एरिया है, हमारे पाकिस्तान के पास एरिया, हम वहां के लिए सीटें भी रखते हैं, और विधानसभा में भी वहां के लिए व्यवस्था कर दी है। नई 90 सीटें हो रही है वहां पे अब विधानसभा में, उनके लिए सीटें वो भी आरक्षित रखी जा रही है जो पाकिस्तान पीओके में, कि कभी वो भविष्य में आएगा। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है? अभी यहाँ पे बहुत गणित बदल गया है। संविधान के हिसाब से 530 सीटें राज्यों से हो सकती हैं और 20 सीटें यूटी से हो सकती है अधिकतम। क्या? अधिकतम। तो इन 20 में से अकेली दिल्ली के पास 7 सीटें हैं। अकेली दिल्ली के पास क्या है? 7 सीटें। फिर बाकी पौंडीचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नागर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, ये जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, इस प्लास से यहां से 13 सीटें बैठती थी। तो कौन कौन सी हो गई? पौंडीचेरी, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 13। ये 13 सीटें आती थी यहां से, और ये 530 की 530 भरी रहती थी।
तो 530 और 43 सीटें। आ गई गणित समझ में यहाँ की? हाँ भाई, दिल्ली की कितनी सीट है? 7। दिल्ली यूटी है, दिल्ली की 7 सीटें। पौंडीचेरी की 1, चंडीगढ़ की, दमन दीव की, दादरा नगर हवेली की, अब ये दोनों यूटी एक हो गई है, तो अब 2 सीटें बोलेंगे, कंबाइंड बोले तो 2 वरना 1-1। नेक्स्ट, और कौन सी यूटी रह गई? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सबकी 1-1 सीटें। लेकिन 2019 में हुआ हमारे साथ बड़ा, हमारे साथ मतलब बदल, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए एकदम। जज्बात ऐसे बदले कि जम्मू कश्मीर बन गया यूटी। ले भाई, क्या बन गया जम्मू कश्मीर? यूटी। अब जब जम्मू कश्मीर बन गया यूटी, तो अब कैसे लगाए उसकी ड्यूटी? अब वो तो यूटी बन गया। यूटी बन गया तो जम्मू कश्मीर जब राज्य था, तो जम्मू कश्मीर राज्य से आती थी कितनी सीटें? 6 सीटें। कितनी आती थी? यानी कि यहाँ 530 में जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा था, उत्तराखंड की 5, यूपी की 80। अब जम्मू कश्मीर राज्य से चला गया यूटी, यूटी की 7 सीटें खाली चल रही थी। अब जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बना दिया है, तो कौन से वाले कोटे में कमी आ जाएगी? इस वाले में। यहां से 6 सीटें गायब हो रही हैं और इधर 6 सीटें शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था सरकार ने कुछ करी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिर राज्य बन जाएगा। जम्मू कश्मीर फिर राज्य बनेगा। कल 5 अगस्त था, कल वहां विरोध प्रदर्शन फिर से हुए, क्योंकि वो 5 साल पूरे हो गए ना उसको। 2019 में आया था ना वो कानून, 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 6 अगस्त को कानून आया था, और आज भी क्या है? आज भी तो 6 अगस्त ही है। तो देखो किस दिन में तुम पढ़ रहे हो, जिस दिन तुम पढ़ रहे हो उस दिन की बात। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको नोट कर लीजिए तुरंत, और ये भी याद रखना, दिल्ली की 7 और बाकी जितने यूटी बताए। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली सीटें हम रोक देंगे, क्योंकि वो राज्य से बन गया यूटी, लेकिन फिर बन जाएगा वो राज्य। तो इन 530 में से हमारे उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं? हिमाचल की कितनी है? यूपी की कितनी है? महाराष्ट्र की कितनी है? 48। पश्चिम बंगाल की कितनी है? 42। बिहार की कितनी है? 40। एमपी की कितनी है? 29। गुजरात की कितनी है? 26। अलग अलग राज्य की स्पेसिफिक हो जाएगी बात याद। चलिए फिर तो आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे हम कल, और डिस्कस करेंगे हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा। दूसरा, वहां पर आप ध्यान रखिए, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर ध्यान रखिए, और अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले लेक्चर में हम बात करेंगे आगे की, और इसमें बात करेंगे लोकसभा। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको दोनों ही लेक्चर समझ में आए होंगे, भारत बांग्लादेश और वाला पूरा मामला जो हमने पहले पढ़ा, और अभी राज्यसभा और लोकसभा वाला मामला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।